हेलो दोस्तों, एसके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग का डेली प्रैक्टिस में चल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स और मैथ संदीप सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ। 10-10 क्वेश्चन रोज़ फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का। आप लोग का एसके साइंस एप्लीकेशन पर थ्योरी क्लास भी चल रहा है, जहाँ थ्योरी और न्यूमेरिकल नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा करवाया जाता है। अगर जो लोग एप्लीकेशन पर क्लास नहीं लिए हैं, एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पर जाके कोर्स ख़रीद सकते हैं। अच्छा से सीखना है कोर्स ले लीजिए, नहीं तो फिर हम डेली क्वेश्चन तो करवाते हैं। अगर रेगुलर रहिए, डेली जितना क्वेश्चन करवाते हैं उसको खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। हम बताते हैं प्रैक्टिस कीजिए खुद से। थ्योरी भी बताते, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताते, थ्योरी बताते। थ्योरी को ध्यान में रखिए, जितना भी क्वेश्चन के रिलेटेड थ्योरी बताते हैं, टोटल थ्योरी ध्यान में रखिए। सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। चलिए ठीक है, फिर आज का 10 क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो C2H6 में कितना प्रतिशत कार्बन है, कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत है C2H6 में। इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं ना, C2NH2n+2 उसमें। तो इसमें कार्बन की मात्रा का मतलब प्रतिशत मात्रा, कितना परसेंट इसमें कार्बन है। तो कितना परसेंट कार्बन है कैसे पता चलेगा, किसी का प्रतिशत निकालना है। तो क्या करते हैं, कार्बन का वजन कितना है, कार्बन का द्रव्यमान कितना है इसमें, और टोटल द्रव्यमान कितना है, उससे उसका डिवाइड दे के 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए कार्बन कितना है, 2 है, तो लिखते हैं कार्बन का द्रव्यमान, इधर करते हैं कार्बन का द्रव्यमान। देखिए कार्बन कितना है इसमें, 2 कार्बन है, 2। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान जानते हैं ना, कार्बन का 12 होता है। तो 12 दूनी 24 परमाणु द्रव्यमान हो गया कार्बन का। टोटल का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। अब टोटल का निकालना है हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिला के। तो C2H6 का द्रव्यमान, इसका कितना है, तो कार्बन 2 गो, तो 2 गुने 12 एटॉमिक मास प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन है कितना 6, एटॉमिक मास 1, तो टोटल कितना हुआ 12 दूनी 24, ई हो गया। अच्छा 24 6 30, तो कार्बन 24 और टोटल द्रव्यमान 30। तो कितना प्रतिशत कार्बन निकल जाएगा यहाँ से, परसेंटेज ऑफ कार्बन बराबर कार्बन का द्रव्यमान बटा C2H6 का द्रव्यमान। फार्मूला लिख दे, पहले लिख देते हैं, कार्बन का द्रव्यमान बटा C2H6 का द्रव्यमान। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें मान लीजिए कोई और एलिमेंट रहे, कोई और यौगिक रहे, कोई और कंपाउंड रहे, उसमें बोले कि इस मान लिए 3-4 XYZ है, XYZ, इसमें बोलेगा कि Y का प्रतिशत मात्रा बताओ कितना प्रतिशत है। तो Y का द्रव्यमान निकालिएगा, तो Y का द्रव्यमान को ऊपर लिखिएगा, बटा में टोटल का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लीजिएगा, टोटल कितना, इसका भी जोड़ लीजिएगा, इसका भी जोड़ लीजिएगा, इसका भी जोड़ लीजिएगा, उसको नीचे दे दीजिएगा, और 100% से परसेंट निकालना है तो 100% से गुना कर दीजिएगा। इस तरह से आपका प्रतिशत मात्रा निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए कार्बन का क्या है द्रव्यमान, कितना है 24 आया, कैलकुलेट किया तो 2 कार्बन था तो 24 डिवाइडेड बाई C2H6 का द्रव्यमान कितना निकला, कैलकुलेट किया तो 24 30, इसका प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर दे 100% से। अच्छा, इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये कितना बार में 8 तिया 24, इसका मतलब क्या परसेंट हुआ 80%, 8 गुने 10 80%। इसका मतलब इसमें
80% कार्बन का मात्रा है। C2H6 में 80% कार्बन था। 80% जब कार्बन तो हाइड्रोजन अगर पूछेगा, कार्बन हाइड्रोजन दोनों पूछेगा तो निकालने लीजिएगा, कार्बन का 80%, हाइड्रोजन का 20%। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 80%, बी ऑप्शन आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक यौगिक का अनुभार 98 है, उसका वाष्पन घनत्व क्या होता है? वाष्पन घनत्व का फॉर्मूला होता है। वाष्पन घनत्व किसको बोलते हैं? लिखिएगा, वाष्पन घनत्व। वाष्पन घनत्व जो होता है ना, एटॉमिक मास, मतलब परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाई 2। परमाणु द्रव्यमान डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा, वाष्पन घनत्व तो निकल जाएगा। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ था? 98 दिया हुआ था, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना होता है? 49। इसका वाष्पन घनत्व तो कितना होगा? इसका 98 एटॉमिक नंबर, तो वाष्पन घनत्व 49। मान लीजिए कुछ और रहता, मान लीजिए रहता 40, कैल्शियम का 40 होता है, 40 का बोलेगा कैल्शियम का वाष्पन घनत्व बताइए। तो 40 को डायरेक्ट आधा कर देना है, 2 से भागा देना है, कितना बार में? 20 बार में। तो काटिए इसको 49 बार में, यहाँ लिख दीजिए 20 बार में काटिएगा, तो इसका वाष्पन घनत्व कितना हो गया? 20 हो गया। तो इस तरह से वाष्पन घनत्व अगर कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटेक्निक आया हुआ क्वेश्चन है वाष्पन घनत्व वाला, हो सकता है इस बार भी आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। STP मतलब सिंपल टेम्परेचर प्रेशर, साधारण ताप और दाब पर 22.4 लीटर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का भार होगा। मतलब साधारण ताप और दाब पर STP पर उसका जो अमाउंट है 22.4 लीटर है। तो 22.4 लीटर है, जिसका बोल रहा है, क्या बोला है, का भार होगा। मतलब कितना SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का भार निकालना, क्या है? SO2 का भार, SO2 का भार निकालना है। STP पर अगर 22.4 लीटर दिया हुआ है SO2, तो ये तो लीटर में दिया हुआ, इसका वजन कितना होगा? तो इसका एक थ्योरम होता है कि साधारण ताप और दाब पर अगर कोई भी चीज़, कोई भी जो द्रव हो, उसका अगर 22.4 लीटर रहे तो 1 मोल के बराबर होता है। साधारण ताप और दाब पर कोई भी द्रव 22.4 लीटर हो तो उसका 1 मोल के बराबर होता है। मतलब लिख देते हैं नोट करके, नोट में लिख लीजिएगा, इसको नोट बना के लिख लीजिएगा। STP पर किसी भी द्रव का 22.4 लीटर किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। समझ गए? यहाँ दिया हुआ है 22.4 लीटर, इसका मतलब SO2 का कितना मोल है? 1 मोल। और 1 मोल है, इसका मतलब 1 मोल का एटॉमिक मास जानते हैं क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड का? नहीं आता है, हम बताते हैं कैलकुलेट करना। सल्फर का कितना होता है? दोनों का जोड़ा टोटल जोड़ा जाता है
मान लीजिए 1 मोल का अगर इसका द्रव्यमान निकालना, परमाणु अणुद्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो 2। ऑक्सीजन का होता कितना है एटॉमिक मास? 16, तो 16 दूनी 32 ही, 32 ही 64 ग्राम। समझ गए? ऑप्शन में दिया आंसर 64 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही, 64 ग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल क्वेश्चन बनाइए। हम जितना क्वेश्चन करा देते हैं उसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बना के एक बार समझने का कोशिश कीजिए, फिर दोबारा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। खुद से बनने लगे, समझिए आपको आने लगा है। और जितना भी क्वेश्चन में सारा में थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी ध्यान में रखिए ज़रूर, किस तरह से थ्योरी से बनता है। सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वही क्वेश्चन बन पाएगा उससे, उस थ्योरी से, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक का आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि हाइड्रोजन के विसरण की दर एक दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर के 5 गुनी है। मतलब हाइड्रोजन का जो विसरण दर है ना, और दूसरा गैस के विसरण के दर से 5 गुनी है, तो एक्स का अनुभार, मतलब हाइड्रोजन का विसरण दर H2 का विसरण दर दिया हुआ है 5 गुना। मान लीजिए 5x, कोई गैस एक्स का विसरण दर, अगर इसका x का 5 गुना, हाइड्रोजन का 5 गुना, तो इसका x मान लीजिए, इस 5x था तो x हो गया 5 गुना, इसका 5 गुना ही है ना। अब क्या बोलता है, x का एटॉमिक नंबर बताना है, आणविक द्रव्यमान, मतलब मोलिकुलर मास, आणविक द्रव्यमान x का, x कोई अणु होगा इसलिए उसका आणविक द्रव्यमान पूछा है। तो विसरण दर जो होता है ना, चला बताते हैं विसरण दर क्या होता है। किसी भी एटम का विसरण दर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर 1/, उसका अणुभार या परमाणु भार। अगर अणु है तो अणुभार, परमाणु है तो परमाणु भार, अणुभार या परमाणु भार के बराबर होता है। समझ गए विसरण दर? तो इसका मतलब अगर विसरण दर हाइड्रोजन का लिखे ऊपर, हाइड्रोजन का विसरण दर ऊपर, मान लीजिए 5x है हाइड्रोजन का, तो इसका नीचे में लिखाएगा क्या, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन H2 का एटॉमिक मास क्या होगा, 2 होगा, नीचे में 2 लिखाएगा, रूट के अंदर इक्वल टू यहाँ रहेगा। अब अगर मान लिए नीचे गैस है तो गैस वाला x दीजिए नीचे। अब इसके उल्टा ही है तो इसका उल्टा ही होगा कि नहीं, x के उल्टा। तो इसका जो दिया हुआ है एटॉमिक मास वही निकालना है। तो एटॉमिक मास हमको नहीं पता, मान लीजिए इसका एटॉमिक मास A है, हमको नहीं पता है, A मान लिए। अब इसको कैलकुलेट करना आता है ना, देखिए x से x कैंसिल, इधर बचा 5 बराबर रूट अंडर A/2। अच्छा स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर A/2। तो A का वैल्यू कितना आ गया, ये 2 इधर बटा में उधर जाएगा, गुना में तो 25 दूना 50। इसका मतलब इसका एटॉमिक मास कितना था 50। एक्स का जो दिया हुआ था विसरण दर जिसका 5 गुना था, हाइड्रोजन का 5 गुना था, इसका 1 गुना था, उसका एटॉमिक मास 50 है। ऑप्शन में दिया है आंसर सी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विसरण दर किसके बराबर होता है अभी बताया ना, विसरण दर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√अंडर अणुभार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है।
अच्छा थ्योरी है। लिखा हुआ है निम्न में से सही गैस समीकरण चुनिए। सही गैस समीकरण जानते हैं ना? गैस समीकरण नहीं जानते तो बता देते हैं, ध्यान में रखिएगा। गैस समीकरण, गैसीय इक्वेशन। गैसीय इक्वेशन होता है ना PV बराबर nRT, समझ रहे हैं? PV बराबर nRT, मतलब P जो होता है, जहाँ लिख देते हैं यहाँ P जानते क्या होता है? प्रेशर होता है, दाब। प्रेशर माने दाब। V जो होता है वॉल्यूम, आयतन। T जो होता है वो टेम्परेचर होता है, ताप। N जो होता है आपका मोल का संख्या, नंबर ऑफ कई मोल है ये होगा। और R जो होता है ना वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, गैसीय कांस्टेंट। R जो होता है वो गैसीय कांस्टेंट होता है, इतना इसमें होता है। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है R का वैल्यू। अच्छा, दो गैस का सेम मोल लिया जाए, मोल तो बराबर, इसका मोल है उसका मोल, दोनों का मोल बराबर, एक मोल अगर लीजिएगा, एक मोल इधर है एक मोल इधर है, दोनों बराबर होगा कि नहीं? N का वैल्यू, तो N का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इससे। N बराबर क्या होगा? N इधर है, P और V इधर है, तो R और T को इधर भेज दें, PV बटा N का नीचे आ जाएगा R और T, N बराबर R, N बराबर। अच्छा, ये मान लीजिए N है, लेकिन अगर N1 लिखिए, दो चीज़ का N1 लिखिए, तो N1 लिखिए तो सब में 1 लगा दीजिए, P1 V1 बटा, मतलब एक गैस का, फर्स्ट गैस का ले लीजिए, N का वैल्यू मतलब फर्स्ट गैस का अलग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, T1 अलग गैस का, मान लीजिए ग्लास का, लेकिन मोल इसका N है। इसका भी एक और गैस लीजिए, इसका मोल N मोल का है, लेकिन उसका प्रेशर अलग है, P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। मोल अगर दोनों का सेम है तो N का वैल्यू सेम, इस तरफ वाला सेम, तो इस तरफ वाला भी सेम होगा। तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, P1 V1 बटा RT1 इक्वल टू P2 V2 बटा RT2। R से R कैंसिल, तो R को अगर नहीं भी लिखे, अगर मिटा भी दे, कैंसिल हो जाएगा, तो मिटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, P1 V1 बटा T1 बराबर P2 V2 बाई T2। देखिए ये क्वेश्चन मैच कर रहा है, P1 V1 बटा T1 P2 V2 बाई T2। देखिए पहला ऑप्शन ए आपका सही हो गया। इस तरह से गैसीय इक्वेशन ये हो गया, याद रखना है। और इस तरह का रिलेशन पूछे तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो गैस का मोल बराबर मोल ले लेंगे, और अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर भी है, तो मोल तो बराबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का विसरण गतियों का अनुपात। विसरण गति समझते हैं ना? विसरण गति भी होता है ना, जो अभी पता है कुछ देर पहले। विसरण किसी भी गैस का विसरण गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रूट अंडर ऑफ 1 अनुभार, मतलब 1 अनुभार का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब विसरण गति जो होता है, विसरण गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/रूट अंडर अनुभार। विसरण गति भी यही होता है। चलिए इस पर कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, मिश्रण गति दिया हुआ है कि
CO2 और SO2 गैस का विसरण गतियों का अनुपात। तो मान लीजिए CO2 गैस है, CO2 गैस का CO2 का विसरण गति कैसे लिखते हैं, B और गा विसरण गति बाई SO2 का विसरण गति इक्वल टू, अच्छा रूट अंडर, इसके नीचे ये होता है, इसके नीचे यह होता है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार यहाँ लिखाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार क्या लिखाएगा, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का एगो 2 गो अगुने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 दूनी 32 और प्लस 12 ये कितना हो गया 44। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होता है, सल्फर का अभी कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 2 गुने 16, तो 16 दूनी 32, 32 गुना 64। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए नीचे यहाँ क्या लिखाएगा 64, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 और इसका 64। इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 11 चौक 44, 16 चौका 64, तो हो गया रूट अंडर 16/11। इसका मतलब रूट अंडर 16 माने 4, 11 का रूट अंडर वैसे 11 रहेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 4/√11, ऑप्शन डी आपका सही है। आगे पीछे नहीं करना है, जैसे जैसे जो पूछ रहा है वही करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। समझ में आया ना कि विसरण गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर अनुभार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए उल्टा क्वेश्चन दे दिया है। अब विसरण गति का अनुपात दिया है और अनुभार का अनुपात बताना है। विसरण गति का अनुपात दे दिया है और अनुभार का अनुपात बताना है। तो देखिए विसरण गति का अनुपात दिया है क्या, विसरण गति का अनुपात 2/3 है। दो बटा तीन विसरण गति का अनुपात 2/3। उसके बाद अच्छा विसरण गति का अनुपात, विसरण गति का जो होता है विसरण गति इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर अनुभार, 1/√अंडर। मान लिए इसका नाम x है, इसका अनुभार x है और इसका अनुभार y है। x और y क्या है, अनुभार है दोनों का। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका जो अनुभार रहेगा यहाँ लिखाएगा x और इसका जो अनुभार होगा यहाँ लिखाएगा y। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इधर रूट है हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा इधर। देखिए इधर रूट है स्क्वायर आएगा तो 2 दूनी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर y/x। इसका मतलब 2 दूनी 4/9 बराबर y/x। y/x पूछा या x/y पूछा, तो पहले x/y पहला गैस का पूछा तो x/y करिए। x अनुपात y बराबर x के सामने कितना 9, तो पहले 9 लिखाएगा, उसके बाद y के सामने 4 तो 9/4। ये आपका ऑप्शन हो गया। तो 9/4 ऑप्शन सी आपका सही है। पहले x वाला लेना है, पहले फिर y वाला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। याद करने वाला है। देखिए 1 फैराडे विद्युत का मान क्या होता है।
1 फैराडे। 1 फैराडे विद्युत का मान होता है बराबर होता है 96500 कूलम, है कि नहीं। 96500 कूलम, इतना होता है 1 फैराडे का मान। और यही आपका ऑप्शन नंबर ए में सही है। ये पॉलिटेक्निक आया वो क्वेश्चन था, इसीलिए करा दिए। याद रखने वाला चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि एक विद्युत फैराडे का मान कितना होता है 96500 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, 10 क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, पीएच मान कैलकुलेट करने वाला। लिखा हुआ है कि 0.0001 मतलब 3 गो 0 रेड पेंसिल नहीं रखते, पेन चेंज कर लेते हैं। जीरो पॉइंट 0.00001 3 गो 0.01 मोलर NaOH। अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब जानते हैं, इसको पानी में डालिएगा ना तो ये टूट जाता है। सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूटता है। और 0.001 मोलर है तो दोनों का उतना ही हो जाता है। 0.001 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन भी होता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी होता है। तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन ही इतना हो जाएगा, OH आयन। तो 0.001 मोलर है ना, तो ये इतना ये हो जाता है कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन हो जाता है 0.001 मोल कंसंट्रेशन, 0.0001 मोल। इसको अगर 10 टू द पावर फॉर्म में लिखेंगे तो कितना लिखाएगा, 10 के पावर 1 2 3 4, 10 के पावर -4 मोलरिटी। इसका कंसंट्रेशन, ये भी इसका कंसंट्रेशन हो गया। अब देखिए हमको निकालना है पीएच, तो पीएच निकालने में OH का काम नहीं है, हमको निकालना है पीएच। तो OH आयन नहीं, H प्लस आयन का ज़रूरत पड़ेगा। तो OH और H का जानते हैं गुणनफल होता है, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन का दोनों का गुना कीजिएगा ना, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 10 के पावर -14 के बराबर होता है। 10 के पावर -14 के OH आयन और H प्लस आयन को गुना कीजिए 10 के पावर -14 के बराबर होता है। याद रखने वाला चीज़ है ये जो है ना, हाइड्रोक्साइड आयन और H प्लस आयन, याद रखने वाला कि इसको गुना कीजिएगा 10 के पावर -14 होता है, थ्योरम है। अब देखिए इसका तो दिया हुआ है आपको 10 के पावर -4, तो क्या दिया हुआ 10 के पावर -4 गुने H प्लस आयन दिया हुआ है बराबर 10 के पावर -14। अच्छा इधर 10 के पावर -14 है, 10 के पावर -4 है, इसका मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, वैल्यू मात्रा 10 के पावर -10 नहीं बचेगा, इधर -4 इधर है, -10 इधर, तो कैंसिल करेगा, -4 कम कर देगा, इधर से उधर जाएगा तो -10 बचेगा। अब निकालना है आपको, क्या निकालना है, पीएच। तो पीएच जो होता है ना वो होता है लॉग -10 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये होता है। लॉग सॉल्व करने आता है ना, तो पीएच निकालना है बराबर माइनस लॉग, और उसके बाद H प्लस -10, तो H प्लस का आयन कितना 10 के पावर -10, तो 10 के पावर -10 लिखेंगे, बेस 10 है। अच्छा इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, तो ई वाला जो -10 होता है क्या होता है, बाहर चला आता है, और ई 10 इसका भी है, 10 इसका भी, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ -10 पहले से और यहाँ -1 और पहले से, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10। तो इसका पीएच मान कितना निकल गया, 10। यही इसका आंसर हो गया, आंसर दिया है हाँ, सी का पीएच मान कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे भी बेस है तो इसका पीएच मान क्या होना चाहिए, 7 से बड़ा ही होना चाहिए। 7 से बेस बड़ा आया कि नहीं,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, 7 से बड़ा है तो 7 से बड़ा 10 आया। अब आखिरी क्वेश्चन करवाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है NH2- का संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल का मतलब समझते हैं, जिस अम्ल से H+ आयन टूटने के बाद कोई बेस बने। NH2- जानते क्या बेस है? तो NH2- किस अम्ल से बना है, किस अम्ल में H+ त्याग करने के बाद NH2- बना है, तो वही उसका संयुग्मी अम्ल होता है। तो देखिए, अच्छा NH2 है, NH2- ये माइनस है, इसको कंपनसेट करने के लिए H+ देंगे तो क्या होगा, NH3। ये क्या होता है, अमोनिया होता है। NH3 जो होता है अमोनिया, ये क्या होता है, स्टेबल एलिमेंट होता है। इसका मतलब समझे कि NH2 में H+ जोड़ने के बाद NH3 आ गया, इसका मतलब ज़रूर NH3 से H+ आयन निकाल लिया होगा, तब ये चीज़ बन गया होगा। इसका मतलब इसका संयुग्मी अम्ल जो होगा वो NH3 होगा। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन इसका कौन सा, NH3 है किसी में? NH3 ऑप्शन ए आपका सही है। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जिस तरह से आप लोग प्यार देते रहे हैं इस तरह से आगे भी देते रहिए, हमारा सपोर्ट बरकरार रहेगा। हम लोग डेली क्लास लेंगे, क्लास आपका कभी भी मिस नहीं होगा। 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन मैथ का डेली होगा। आप लोग बस रेगुलर रहिए, और दोस्त लोग जिनको नहीं पता है इनके बारे क्लास के बारे में, इसके साइंस क्लासेस का, उनके पास लिंक भेजिए, वो भी देखेंगे ताकि इसका लाभ उठा सके और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए, उनको भी अच्छा कॉलेज मिले, आपका ही कॉलेज मिले। आप जिस कॉलेज में पढ़े उस कॉलेज में आपका दोस्त रहे, इससे अच्छा खुशी की बात क्या हो सकता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।